आज हम बात करेंगे डीएनए की डीनेचुरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बैकग्राउंड अपनी रिवीजन कर लेते हैं कि डीएनए क्या है। दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन। ये ऐसा मटेरियल है जो कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आज तक डिस्कवर हो चुकी हैं उनके अंदर ये मौजूद है। बल्कि कुछ वायरसेस जिनको हम लिविंग में काउंट नहीं करते उनके अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, एक डबल हीलिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। और इनके अंदर जो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो एक बैक बोन होती है जिसको हम कहते हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर इसका बेसिक मटीरियल होता है, कंपोनेंट होता है। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है ये मॉलिक्यूल्स ये आपस में फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो डीऑक्सीराइबोस बैकबोन होती है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेसिस बाइंडेड होती हैं। और ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन। अब दो स्ट्रैंड्स की जो अपोजिट स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में बाइंड किया होता है उन्होंने, और इस तरीके से हमें एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मिलती है। जब हम बात करते हैं डीएनए की डीनेचुरेशन की तो ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड इनटू टू सिंगल स्ट्रैंड्स। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो है वो उसकी क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा कब होता है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्ट्रैंड इज ब्रोकन। कि जैसे हमने पहले बात की कि जो अपोजिट दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो जब उन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो इस तरीके से जो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियली भी किया जाता है इन लैब, और क्यों करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये इन नेचर भी होता है और नेचर में मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि इसके अकर होने में अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें से आ जाते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट को जब क्रॉस कर जाता है तो हम देखते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं उनकी डीनेचुरेशन होती है। इसके अलावा एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर यह है कि कुछ ऐसे साल्ट्स वगैरह या केमिकल एजेंट्स मुख्तलिफ ऐसे मौजूद होते हैं कि उनकी जब नॉन फिजियोलॉजिकल कंसनट्रेशन हो, इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल से जब वो हट जाए तो उस कंसनट्रेशन को हम कहते हैं नॉन फिजियोलॉजिकल। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड से वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिवेटेड टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो जो डीएनए मॉलिक्यूल की डीनेचुरेशन होती है ये कैसे होती है और इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो हम जब भी डीएनए मॉलिक्यूल की डीनेचुरेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो, और वैसे भी साइंटिफिकली भी ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो डीएनए मॉलिक्यूल की डीनेचुरेशन होती है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फिनोमेना। कि सबसे ज़्यादा जितनी भी डीएनए मॉलिक्यूल जैसे भी नेचर में या आर्टिफिशियली डीनेचर होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। और टेम्परेचर या हीट की वजह से जो डीएनए मॉलिक्यूल की डीनेचुरेशन होती है इसको हम कहते हैं थर्मल डीनेचुरेशन। ठीक है, तो थर्मल डीनेचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, हीट देते हैं, और उस हीट की वजह से जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की वो आपस में जो उन्होंने बाइंड किया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और हाँ, यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है कि सपोज़ हमारे पास ये देखें, ये एक बीकर है या कोई भी अपरेटस है, उसके अंदर डीएनए का सैंपल मौजूद है। इस डीएनए के सैंपल को जब हम हीट देंगे, ठीक है, जब हम इसको हीट देंगे तो जब इसका हाफ, इस डीएनए सैंपल का हाफ जो है या 50% जिसको हम कहते हैं, जब इसका 50% जितना भी मटेरियल है वो डीनेचर हो जाए, ठीक है, जब इसका 50% अमाउंट जो है वो डीनेचर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर।
ठीक है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी डीएनए सैंपल का 50% पार्ट जो है वो डीनेचर हो जाए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स आर डीनेचर्ड इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं टीएम से। अब कोई भी मेल्टिंग टेम्परेचर अगर है, ठीक है, सपोज मैं आपके सामने ये ग्राफ ड्रा करती हूँ, ये एक ग्राफ है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग है। सपोज यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे ये मेल्टिंग टेम्परेचर शो किया हुआ है। तो जब डीएनए स्ट्रैंड उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो डीएनए स्ट्रैंड जब इस मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो होगा, ठीक है, तो उस वक्त वो क्या होता है? बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, वो उस वक्त सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे ही वो इस मेल्टिंग टेम्परेचर को क्रॉस करता है, बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे ही वो इस मेल्टिंग टेम्परेचर को क्रॉस करता है, उसकी दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेल्टिंग टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि वो जो भी डीएनए का सैंपल है वो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि बिलो दैट मेल्टिंग टेम्परेचर, ये है मेल्टिंग टेम्परेचर ना, तो बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर डीएनए सैंपल इज इन डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, above melting temperature DNA sample is single stranded form। तो मेल्टिंग टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर मुख्तलिफ जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनका मुख्तलिफ हो सकता है, ये हम कोई हार्ड फास्ट नहीं कह सकते। वैसे एक रेंज तो है कि तकरीबन 92 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कह सकते हैं कि नॉर्मली एक मेल्टिंग टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है फॉर डीएनए सैंपल्स, लेकिन ये कोई इतना एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है। इसकी वजह क्या है, ये क्यों वेरी करता है? तो दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है। उसमें से पहली है लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, कि वो मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी है। अगर वो मॉलिक्यूल ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा वो स्ट्रैंड लंबी है, तो फिर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके दरमियान ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम भी चाहिए होगा, ज़्यादा टेम्परेचर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आ गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कंपोजिशन, कि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कौन कौन सी मौजूद हैं। अब ये फैक्टर बड़ा ट्रिकी है और सुनने की बात है ये। वो कैसे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जब हम बात करते हैं तो जैसे पहले मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि न्यूक्लियोटाइड बेसेस कौन कौन सी होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। गुआनिन और साइटोसिन बॉन्ड बनाती हैं और एडेनिन और थायमिन आपस में बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन इनके बॉन्ड्स में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि जो गुआनिन और साइटोसिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं। ठीक है, गुआनिन एंड साइटोसिन आर अटैच टुगेदर विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि जो एडेनिन और थायमिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। ठीक है ना। तो अब एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल या ऐसा सैंपल जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा GC मौजूद हों, मतलब कि ऐसे कंपाउंड, ऐसी नाइट्रोजनस बेसेस जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा जो है वो GC का कम्बिनेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो G और C हैं ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के एक दूसरे के साथ बाइंड करती हैं। तो मतलब कि GC का ज़्यादा होना मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ज़्यादा होना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ज़्यादा होना मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा हाई GC कंटेंट्स होंगे, ठीक है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर अगर G और C की तादाद ज़्यादा होगी तो ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर एक दूसरी तरफ ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एडेनिन और थायमिन ज़्यादा मौजूद हैं तो एज अ रिजल्ट सच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ लेस स्टेबल। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स देखे टेम्परेचर के हिसाब से कि टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होगा अगर डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ ज़्यादा होगी, टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होगा अगर उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर GC का कम्बिनेशन आएगा। अगर उसकी लेंथ कम है तो भी टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। अगर उसके अंदर GC की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और AD की कंसंट्रेशन या नंबर ज़्यादा है तो ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा, वो जल्दी और कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी या डीनेचर हो जाएगी। तो ये क्या था? पहला फैक्टर था जो कि था टेम्परेचर का और जिसके थ्रू हमने देखा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर होता है। सेकंड आ जाते हैं pH वैल्यूज़।
तो pH वैल्यूज़ क्या हैं? असल में pH इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन, ठीक है। तो जब pH एक्सट्रीम पे चला जाता है, ठीक है, तो pH एक्सट्रीम पे जाने का क्या मतलब है कि सपोज़ ये देखें, अगर ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर ये डीएनए सैंपल मौजूद है। अब इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये बाहर कोई भी मीडियम है, कोई भी सोल्यूशन आप कह सकते हैं, और उसके अंदर डीएनए सैंपल है। अगर सोल्यूशन के अंदर जो एक्सट्रीम आ जाए कंसंट्रेशन किसकी, पीएच की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस कम हैं और उसकी बाहर जो है हाइड्रोक्सिल आयंस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उस डीएनए मॉलिक्यूल की जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं और बाहर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हैं, ठीक है। इसको मैं रिपीट करती हूँ, देखें ये क्या था, ये हमारा डीएनए सैंपल था। डीएनए सैंपल के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, जबकि बाहर जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, उसके हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कौन सी कंडीशन है जिसमें हमने देखा कि एक्सट्रीम पीएच है। एक्सट्रीम क्यों है कि अब उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयंस उसके ज़्यादा होंगे, और ये हाइड्रोजन आयन का रोल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर ये मौजूद हैं। तो ये हाइड्रोजन आयंस जब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, बाहर जो सोल्यूशन या जो मीडियम है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हैं, तो ये एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, तो ये दोनों तो नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अट्रैक्ट इस तरीके से करेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये अपनी तरफ खींच लेगा उस हाइड्रोजन आयन को, या जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आयन तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद था, लेकिन उसको बाहर अपना एक पार्टनर मिल गया है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उसकी बड़ी एफिनिटी है उसके लिए, और वो बाहर से उसको खींच रहा है, उसको बाहर बुला रहा है। तो ये हाइड्रोजन आयन जिसने जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को आपस में जोड़े हुआ था, अब ये अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस को छोड़ देगा और उधर से निकल के ये बाहर अपने जो फ्रेंड है उसका बाहर जो आया हुआ उसको बुला रहा है हाइड्रोक्सिल आयन के, उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे बाहर क्या होगा, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल की कीमत क्या थी कि इसने उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उनको तोड़ दिया, ठीक है। अब जब उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए तो दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो गई, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर पीएच ज़्यादा होती है, ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या है 1 to 14, तो अगर पीएच ज़्यादा होती है, और ज़्यादा की रेंज क्या है कि अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 11.3, ठीक है, 14 के करीब करीब जब हम जाते हैं और जब 11.3 को क्रॉस कर जाती है तो ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते, ठीक है। इस सिचुएशन में जब 11.3 को पीएच क्रॉस कर जाती है तो उस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो नहीं बनते, बल्कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको सारे के सारे बाहर मौजूद हाइड्रोक्सिल आयंस अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर अगर कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल सब्जेक्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को अगर आप 11.3 पीएच से ज़्यादा कंडीशन में रखेंगे तो उसकी डीनेचुरेशन हो जाएगी, उसकी अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन आयन हैं वो बाहर निकल जाएंगे, बाहर आके वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट जाएंगे उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर तो वो डबल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, बल्कि वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड फैक्टर जो कि है पीएच के बारे में। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमने बात की थी तीसरा फैक्टर कौन सा है, कुछ केमिकल एजेंट्स हैं, और उसमें मेजर कौन से, बहुत सारे एजेंट्स हैं लेकिन मेजर कौन से हैं, साल्ट्स और फिर यूरिया और कुछ फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह हैं। जब हम साल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो साल्ट्स का क्या रोल है कि साल्ट्स की एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए होती है, हर चीज़ की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए होती है, लेकिन साल्ट्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिनका मौजूद होना ही किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, रिस्की होता है। लेकिन साल्ट्स ऐसे हैं कि अगर ये बिल्कुल मौजूद ना हो तब भी बुरा होता है, और एक हाई कंसंट्रेशन इसकी हो जाए तब भी बुरा होता है, तो इसकी एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, साल्ट्स का रोल क्या होता है इन डीएनए मॉलिक्यूल कि जो मीडियम जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है
उस मीडियम के अंदर अगर साल्ट्स मौजूद होंगे तो साल्ट्स रोल प्ले करते हैं। आपको पता है डीएनए मॉलिक्यूल इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो साल्ट्स का रोल क्या होता है, उन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना। ठीक है, जो डीएनए की स्ट्रैंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है उसको स्टेबलाइज कौन करता है, उस मीडियम के अंदर मौजूद साल्ट्स करते हैं। अब अगर उस मीडियम के अंदर मौजूद साल्ट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन लो हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से साल्ट्स की कंसंट्रेशन लो हो जाए, तो क्या होगा कि उन डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, दो अपोजिट स्ट्रैंड्स, आपको पता है वो आपस में क्यों उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, क्यों एक दूसरे को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और एक इतनी स्टेबल स्ट्रक्चर वो बना रही हैं। उनमें बाकी फैक्टर्स भी, जैसे हमने पहले बात की कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है, वो है, ठीक है, लेकिन उनके अपने ऊपर अपने अपने जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, जो दोनों के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं, उन्होंने भी एक तरीके से, एक तरह से आप अगर देखें तो उन दोनों स्ट्रैंड्स को एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब, और ये नेगेटिव चार्जेस को स्टेबल कौन करता है, देखिए नेगेटिव चार्जेस डीएनए के मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करते हैं, और नेगेटिव चार्जेस को कौन स्टेबलाइज करता है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स। जब साल्ट्स की कंसंट्रेशन ऑप्टिमम नहीं रहेगी तो ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब ये नेगेटिव चार्जेस डिस्टर्ब होंगे तो डीएनए की स्ट्रैंड्स डिस्टर्ब होंगी, ठीक है, और ऐसी स्ट्रैंड जिनके इर्द गिर्द जो सोल्यूशन या मीडियम जो भी मौजूद है उसके अंदर साल्ट्स अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में नहीं है, लो हैं, तो ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल इनस्टेबल होगा। ठीक है, और इसकी जो डीनेचुरेशन है, सॉरी ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल की डीनेचुरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने एक बात नोट की कि सबसे ज़्यादा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे मेजर रोल किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की डी स्टेबलाइजेशन में या डीनेचुरेशन में किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने में। बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं लेकिन उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो पीएच का हमने देखा, ठीक है, बड़ा मेजर रोल है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर जितना नहीं। और साल्ट्स को अगर देखें तो हमने ये नहीं कहा कि इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इन द डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, बल्कि हमने कहा कि इट मे लीड्स टू डीनेचुरेशन। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन इनस्टेबिलिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये इनस्टेबिलिटी की तरफ उसको लेके जाता है, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि ये उसकी डीनेचुरेशन करेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये उन डीएनए की दो स्ट्रैंड्स के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को डिस्टर्ब करता है। साल्ट्स की बात, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड जो हैं, इनके पास क्या होता है, इनकी स्टोरी बड़े मज़े की है कि इनके पास मौजूद होते हैं कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वो हमारे पास अपरेटस मौजूद है जिसके अंदर डीएनए का सैंपल है, और ठीक है, और बाहर जो है कुछ सोल्यूशन है, या ज़ाहिर डीएनए बिल्कुल अकेला तो नहीं होगा, बाहर कुछ ऐसा मीडियम मौजूद है जिसके अंदर डीएनए है, और ये मीडियम ब्लड भी हो सकता है या न्यूक्लियस के इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मीडियम मौजूद है इसके अंदर अगर यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड हैं अगर, तो इस यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा एफिशिएंटली बनाता है। अब अगर बाहर इतना एक एफिशिएंट मॉलिक्यूल मौजूद है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम ज़रा स्टडी करते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि compounds like urea and formaldehyde contain functional group that can form hydrogen bond with electronegative centers of nitrogenous bases। ठीक है, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो दो अपोजिट स्ट्रैंड्स की होती हैं वो आपस में एक दूसरे की अल्टरनेटिंग जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं। लेकिन जब बाहर मीडियम के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपाउंड जैसे यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड अगर आ जाते हैं तो वो नाइट्रोजनस बेसिस फिर अपने अपोजिट दूसरी स्ट्रैंड के ही नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बजाय वो बाहर मौजूद जो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही तो वो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ी हुई थी, अब वो बॉन्ड उनके दरमियान नहीं बन रहा बल्कि वो एक स्ट्रैंड और उसके साथ यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, दूसरी स्ट्रैंड और उसके साथ यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। तो इस तरीके से एक जो स्टेबिलिटी होती है डीएनए की वो डिस्टर्ब हो जाती है एट हाई कंसनट्रेशंस ऑफ डीनेचुरेंट। डीनेचुरेंट कौन सा है, यही फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया के। जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है
द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फेवर्स इंटरेक्शन बिटवीन द डीनेचरेंट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, फिर कौन सा कनेक्शन बन जाता है उस डीनेचरेंट का, किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। होना तो ये चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजनस बेस के साथ बने, लेकिन क्या होता है कि वो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया वगैरह हैं ये जाके नाइट्रोजनस बेस के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। ठीक है, तो ये क्या था, तीसरा फैक्टर था। हमने बात की केमिकल्स की भी और टेम्परेचर की भी, लेकिन जो एक नेचुरली या लैब के अंदर जो किया जाता है डेलिबरेटली डीनेचुरेशन का प्रोसेस किया जाता है, उसके अंदर इन सारे फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है कि मुख्तलिफ केमिकल जैसे यूरिया की अगर हम बात करें, अगर हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर देने के साथ साथ वहाँ पे यूरिया या फॉर्मेल्डिहाइड जब डाल देते हैं तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज़ अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल को वैसे नॉर्मली आपको डीनेचर करने के लिए 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है, ठीक है, वैसे आपको 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है, लेकिन जब आप उसके साथ यूरिया भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस यूरिया, ठीक है, साथ आपके उसके यूरिया भी ऐड कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर गिर जाता है। फिर वो 92 के बजाय 72 पे भी डीनेचर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब उसके साथ आप यूरिया ऐड कर दें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 95% एक सोल्यूशन आप ऐसा बनाएं जिसके अंदर सिर्फ 5% वाटर हो, ठीक है, और उसके अंदर 95% क्या चीज़ मौजूद हो, 95% फॉर्म एल्डिहाइड हो। जब अगर आप इस सोल्यूशन को किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ऐड करेंगे, या डीएनए मॉलिक्यूल को जब आप एक 95 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिखा है, 95% फॉर्म एल्डिहाइड के सोल्यूशन से जब आप किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रीट करेंगे, तो फिर आपको उसको कोई टेम्परेचर देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो रूम टेम्परेचर जो कि क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का मकसद क्या है बताने का कि जो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको जब आप कलेक्टिवली यूज़ करते हैं तो तब आप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की डीनेचुरेशन कर सकते हैं। अब अगर एक हमने प्रोसेस किया और हमने डीएनए मॉलिक्यूल को डीनेचर किया, तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी पहचान क्या होती है? तो एक डीनेचर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी यूवी की एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होती है। आप क्या करें, आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है, ठीक है, कंटेनर के अंदर जो आपने आइसोलेट किया है, इसको आप जो भी ट्रिक आपने यूज़ की, जो भी फैक्टर जिस तरीके से भी टेक्निक से आपने इसको डीनेचर किया, अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये डीनेचर हुआ है या नहीं हुआ, तो आपने क्या करना होगा कि उसमें से यूवी को पास करना होगा। ठीक है, जब आप उसमें से यूवी को पास करेंगे तो अगर एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा वो यूवी को एब्जॉर्ब कर रहा है और कम जो है वहाँ से बाहर रिलीज़ हो रही है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी उस यूवी की वो डीएनए मॉलिक्यूल अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपका डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डीनेचर हो चुका है। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीनेचुरेशन। सेकंड क्या आ जाती है, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो है ये डीनेचर होने के साथ डिक्रीज़ होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि एक जो डेंसिटी होती है उसकी वो इंक्रीज़ होना, ठीक है, एक गाढ़ापन जो होता है किसी भी डीएनए का वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादा होता है। जैसे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाए तो आपके पास जो सैंपल मौजूद है आप देखेंगे उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है अगर, तो इट मीन्स कि आपका सैंपल जो है वो डीनेचर हो चुका है। तो ये दो लैब टेक्निक्स आप कह सकते हैं कि जिनके थ्रू हम ये जज कर सकते हैं कि आपका डीएनए सैंपल डीनेचर हुआ है या नहीं हुआ। तो नेचुरली जो डीएनए की डीनेचुरेशन होती है ये किस वजह से होती है कि आप
को पता है कि जो कुछ रिपेयर मैकेनिज़्म होता है डीएनए के अंदर इन ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, कि जो क्या करता है कि डीएनए के अंदर मुख्तलिफ अगर कोई भी किसी किस्म की एरर आ गई है या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी फैक्टर के थ्रू डीएनए अगर डीनेचर हो चुका है तो उसको रिपेयर किया जाता है। अब अगर इस रिपेयर के करने वाले जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वो जीन्स जो कि इस रिपेयर सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, तो वो जीन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि अगर किसी भी एरर की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, हीट की वजह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए डीनेचर हुआ, वैसे तो होता रहता है लेकिन बाय नेचर वो उस रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू रिपेयर भी हो जाता है। लेकिन अगर रिपेयर सिस्टम ख़राब हो चुका है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डीनेचर ही रहते हैं, और इस तरीके से वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर अगर डीनेचर डीएनए मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, तो कुछ मेडिकल कंडीशंस या डिसऑर्डर जो है वहाँ पे सामने आते हैं। इसमें से दो मेजर जिसको हम अभी देख रहे हैं वो कौन से हैं? एक्सेलरेटेड एजिंग डिजीज़ और कैंसर का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सेलरेटिंग एजिंग डिजीज़ क्या है कि इसके अंदर हम ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है और जेनेटिकली ये होती है जिसके अंदर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं कम एज के होते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़ीक जो होती है वो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, फिर बहुत जल्दी उनके अंदर एजिंग का प्रोसेस होता है और वो छोटी सी एज में ही हमें उनकी अपीयरेंस जो है बड़े लोगों की तरह देखने को मिलती है। इसके अलावा ये तो एक मेजर इसकी सिम्टम है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिसको हम कहते हैं ब्लूम सिंड्रोम, फैंकोनी सिंड्रोम और ज़ीरोडर्मा वगैरह, ठीक है। दूसरी हमने बात की कैंसर की, तो म्यूटेशंस होती हैं जब ज़ाहिर है डीएनए ही तो सारी वो मशीनरी है, सारी इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं हो है, ठीक है, और वो डीनेचर है, वो स्टेबल नहीं है, तो सिंगल स्टैंडर्ड में है, तो वो इन्फॉर्मेशन आगे प्रॉपर तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो इस तरीके से आगे जो सेल्स बनेंगे वो एबनॉर्मल होंगे और कैंसर यहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। हमने इसकी जो डेफिनीशन है वो देखी, मुख्तलिफ फैक्टर्स देखे जो रिज़ल्ट जो काज बनते हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट होता है डीएनए डीनेचुरेशन, और फिर हमने क्या देखा एंड पे कि डीनेचुरेशन की वजह से कौन सी मेडिकल कंडीशंस अराइज होती हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।